हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज हम 2025 का डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर देखेंगे। तो दो पार्ट में होगा, एक फर्स्ट ईयर कैलकुलस का और एक सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो शुरू करते हैं हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट। तो पार्ट ए में देखते हैं। तो पार्ट ए का जो 7th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये अवकल समीकरण है, इसकी कोटि हमें ज्ञात करनी है। तो 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है, दिया गया अवकल समीकरण, ये हमें दे रखा है d²y/dx² प्लस y = 0। अब अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है कि अवकल समीकरण में कितनी कोटि का जो अवकल गुणांक है वो उपस्थित है। गुणांक का मतलब जैसे dy/dx हो गया, एक कोटि का हो गया, d²y/dx² हो गया, दो कोटि का, d³ हो गया, तीन कोटि का, इस प्रकार से। तो अधिकतम हमें देखना है। तो यहाँ पर तो केवल एक ही प्रेजेंट है और कितनी कोटि का है, दो कोटि का। तो अतः या फिर हम ये लिखते हैं, यहाँ दिए गए अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि अवकल समीकरण हमें दे रखी है, इसका हमें हल ज्ञात करना है। तो जो हमें अवकल समीकरण दे रखा है, दिया गया अवकल समीकरण, यह है 1 + 4xy + 2y² dx प्लस 1 + 4xy + 2x² dy = 0। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 1। अब ये क्या है आपका, यहाँ पर m की वैल्यू m dx + n dy करके ये इक्वेशन है, m dx + n dy। ये आपका m हो गया, ये आपका n हो जाएगा। तो m है आपका 1 + 4xy + 2y² और n है आपका 1 + 4xy + 2x²। अब पहले तो हम चेक करते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो m का करेंगे हम y के सापेक्ष। तो यहाँ पर इसको क्या हमने m माना था और यहाँ dx है, तो dx है तो x हो गया, x के अलावा क्या बचा है, वेरिएबल y। तो y के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष इसका। तो y के सापेक्ष करेंगे तो 1 का 0 हो गया, 4xy का कितना हो जाएगा, 4x, और 2y² का हो जाएगा 4y, तथा del n/del x, n का x के सापेक्ष 1 का 0 हो जाएगा, 4xy का हो जाएगा 4y + 2x² का हो जाएगा 4x। ये दोनों वैल्यू बराबर है, चूँकि del m/del y = del n/del x। अतः एक माना है समीकरण, अतः समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 यथार्थ अवकल समीकरण है। तो इसको हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि पार्ट ए का प्रॉब्लम है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ये जो दे रखा है इसका डायरेक्ट समाकलन कर लेंगे। तो x के सापेक्ष इस टर्म का समाकलन करेंगे और इसका करेंगे y के सापेक्ष। लेकिन इसके समाकलन में जो टर्म्स यहाँ से आ रही है उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी सॉल्यूशन लिख देंगे। नहीं समझ में आया, देखते हैं इसको। तो पहले तो x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। समीकरण एक का व्यापक हल निम्न प्रकार से दिया जाता है। तो जो फर्स्ट टर्म है m dx, तो सीधा सीधा लिख देंगे 1 + 4xy + 2y² dx। ठीक है, समाकलन करेंगे, कितना होगा, 1 का हो गया x + 4x का कितना हो जाएगा, 2x²। कैसे, x का x² / 2, तो ये हो जाएगा 2x² y और ये हो जाएगा 2xy²। ठीक है, लेकिन जो n दे रखा है उसका करेंगे y के सापेक्ष। तो 1 + इसको मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट अलग से कर रहा हूँ मैं इसको। क्या होगा, देखो यहाँ पे y होगा, ये होगा कितना, 2xy² + 2x² y।
तो 2x² और ये क्या हो रहे हैं, इसके अंदर पहले से आ रहे हैं, तो इनको हम नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, +y इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो +y इक्वल टू c, तो x + y + 2xy x + y इक्वल टू c, या फिर हम इसको लिखें तो x + y कॉमन आ गया, 2xy + 1 इक्वल टू c। ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लेरेट्स इक्वेशन, की क्लेरेट समीकरण क्या होती है, तो देखते हैं इसको। तो निम्न प्रकार या निम्न रूप की अवकल समीकरण को क्लेरेट समीकरण कहा जाता है। क्या होती है क्लेरेट समीकरण, y इक्वल टू px प्लस सम फंक्शन ऑफ p, जहाँ p क्या होता है, dy/dx। और ये क्या होती है आपकी क्लेरेट समीकरण। समीकरण एक का जो व्यापक हल होता है, ये होता है p की जगह हम c पुट कर देते हैं, तो 1 + cx फंक्शन ऑफ c, ये इसका क्या हो जाता है, व्यापक हल। तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लेरेट समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ये जो अवकल समीकरण है इसका हमें हल ज्ञात करना है, d² + 4y इक्वल टू 0। तो जो अवकल समीकरण हमें दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण ये क्या है, d² + 4y इक्वल टू 0। तो ये एक कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन है, इसके लिए हम CF निकालेंगे, क्योंकि PI निकालने की नीड नहीं है, राइट हैंड साइड आपका 0 है। तो पहले इसके लिए लिखेंगे सहायक समीकरण। तो समीकरण एक के लिए सहायक समीकरण, तो d की जगह m पुट कर देंगे, तो m² + 4 इक्वल टू 0, और m² कितना हो जाएगा, -4। जब माइनस का रूट लेंगे, 4 का रूट 2 हो जाएगा, और माइनस का रूट आ जाएगा ± आयोटा। अतः सीधा व्यापक हल लिख देता हूँ, समीकरण एक का व्यापक हल ये हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पर इस प्रकार का रूट होता है अल्फा ± आयोटा बीटा, e⁴ c1 cos βx + c2 sin βx। यहाँ पर अल्फा तो है नहीं, ये तो हट जाएगा, केवल ये आएगा, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 2। तो c1 cos 2x + c2 sin 2x, ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो पार्ट बी का यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले कैलकुलस का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, ये अवकल समीकरण हमें दे रखी है, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें जो अवकल समीकरण दे रखा है, दिया गया अवकल समीकरण क्या दे रखा है हमें, 1 + y² dx इक्वल टू tan 1y - x dy। अब इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो क्या है, y में क्या है, ये नॉन लीनियर है, क्योंकि y की पावर 2 आ गई, लेकिन x की पावर 1 है, तो ये x में लीनियर इक्वेशन है। x में लीनियर इक्वेशन है, तो हम dx/dy कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से dx/dy हो जाएगा, dy को इधर डिवाइड कर दिया, और 1 + y² को इधर, तो tan 1y अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ मैं, -x/1 + y²। इस x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 + y² इंटू x इक्वल टू tan 1y/1 + y²। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। ये एक रैखिक समीकरण है जो कि x में रैखिक अवकल समीकरण है, जिसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, IF हो जाएगा e⁴ में x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, 1/1 + y², इसका समाकलन कर देंगे y के सापेक्ष।
समाकलन हो गया tan इनवर्स y। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर। अतः समीकरण 1 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 1 का व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन, फंक्शन क्या दे रखा है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ क्या है, ई टू द पावर tan इनवर्स y डॉट डी वाई प्लस आपका कांस्टेंट c। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए एक प्रतिस्थापन मान लेते हैं, माना tan इनवर्स y इक्वल टू टी। अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू डी टी। अतः सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x ई टू द पावर tan इनवर्स y, समाकलन के अंदर चेंज कर रहे हैं तो tan इनवर्स y की जगह रख दिया t, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और डी वाई ये हो जाएगा डी टी, तो ये हो जाएगा t ई टू द पावर t डी टी प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसका हम खंडस समाकलन से करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन, तो ये हो जाएगा t ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t प्लस कॉन्स्टेंट c। ऑल राइट, यहाँ से ई टू द पावर t जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो ये t माइनस 1 ई टू द पावर t। फाइनली x ई टू द पावर tan इनवर्स y हो जाएगा, t की जगह वापस रख देंगे वैल्यू, tan इनवर्स y माइनस 1 ई टू द पावर tan इनवर्स y प्लस कॉन्स्टेंट c। इस tan इनवर्स ये जो टर्म है ई टू द पावर, इससे डिवाइड कर देते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस ये कैंसिल आउट, और ये ई टू द पावर माइनस चला जाएगा c के ऊपर। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट व्यापक हल। जो कि अभीष्ट व्यापक हल है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये अवकल समीकरण है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें दिया गया अवकल समीकरण क्या दे रखा है आपको, x dy बाई डी एक्स प्लस साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यूब कोस स्क्वायर वाई। पहले एक काम करते हैं, इसको x को डिवाइड कर देता हूँ, तो dy बाई डी एक्स प्लस साइन 2y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर वाई। अब इस कोस स्क्वायर वाई को डिवाइड कर देता हूँ, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन 2y को 2 साइन वाई कोस वाई, साथ में हमने डिवाइड किया है 1 अपॉन कोस स्क्वायर वाई से, और राइट हैंड साइड में बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। देखते हैं इसको, 1 अपॉन कोस हो जाता है आपका सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस से कोस कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा टेन, तो 2 टेन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। अब ये आपकी बर्नौली टाइप की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रतिस्थापन मानते हैं, माना tan y को मान लेते हैं v, तो यहाँ से tan y का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई, y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो अतः समीकरण 1 से क्या मिलेगा, ये जो सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी जगह हम रख देंगे डी वी अपॉन डी एक्स प्लस tan y की जगह रख देंगे v, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स इंटू वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी आपकी रेखिक अवकल समीकरण है, जो कि v में एक रेखिक अवकल समीकरण है, और इसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, जिसके लिए आई एफ हो जाएगा ई टू द पावर जो v का गुणांक है 2 अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 2 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स। लॉग के बाहर जो भी होता है वो पावर में चला जाता है, तो आई एफ हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, अतः समीकरण
2 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, 2 का व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये हो गया v एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का समाकलन एक्स की पावर 5/5, v की वैल्यू रख देते हैं, v हमने क्या माना था 10y, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर 10y इक्वल टू एक्स की पावर 5/5 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये इसका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ओके, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट व्यापक हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यूनिट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, ये अवकल समीकरण दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, तो जो आपको अवकल समीकरण दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण ये है p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है वो p में सॉल्व की जा सकती है, तो हम इसको पहले फैक्टराइज कर देते हैं, तो p माइनस 2 एंड p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज हो गया, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं। इसको एक काम करते हैं, यहाँ से 2 पार्ट आएंगे, p माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर p माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक पार्ट आ गया p इक्वल टू 2 या फिर आ गया p इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। तो जब हम p इक्वल टू 2 लेते हैं, नाउ p इक्वल टू 2, p क्या होता है आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy इक्वल टू 2 dx, समाकलन करेंगे dy का हो जाएगा y, 2 dx का हो जाएगा 2x प्लस आपका कांस्टेंट आ जाएगा c, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस 2x माइनस c इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। अब सेम चीज़ करेंगे p इक्वल टू 3 पे, इसी प्रकार p इक्वल टू 3, ये हो जाएगा आपका p की जगह dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 और dy इक्वल टू हो जाएगा 3dx, समाकलन करेंगे y इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस c और ये हो जाएगा y माइनस 3x माइनस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें 2 अलग अलग सॉल्यूशन मिले, इनको कंबाइन कर देते हैं। अतः दिए गए अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहला सॉल्यूशन था y माइनस 2x माइनस सी, मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 3x माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इस अवकल समीकरण को हमें सॉल्व करना है, जो कि एक कोसी आइलर इक्वेशन, इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 11। तो हमें अवकल समीकरण दे रखा है, दिया गया अवकल समीकरण यह है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये कोसी आइलर इक्वेशन है, कैसे कि जो डी स्क्वायर है उसके साथ एक्स स्क्वायर है, डी वाई के साथ एक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार की इक्वेशन कोसी आइलर समीकरण कहलाती है। एक काम करते हैं, इसको डी के फॉर्म में लिख देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4x डी प्लस 6 और y को हम राइट साइड में कॉमन ले लेते हैं। अब दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक प्रतिस्थापन मानते हैं, जो स्वतंत्र चर होता है उसको परिवर्तन कर देते हैं z में। तो z मान लेते हैं log x या फिर x मान लेते हैं e टू द पावर z। तब समीकरण नंबर 1 से 1 किस में चेंज हो जाता है, तो ये जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है ये चेंज हो जाता है डी डैश माइनस 1, एक्स डी चेंज हो जाता है डी डैश में और प्लस कांस्टेंट ऐसा कैसे। वाई इज इक्वल टू एक्स क्या है e टू द पावर z, तो x की पावर 5 हो जाएगा e टू द पावर 5 z।
अब देखते हैं इसको, ये हो जाएगा डी डैश का स्क्वायर माइनस 5d डैश प्लस 6 y इज इक्वल टू ई टू द पावर 5z। अब ये इक्वेशन बन गई। इसके लिए हम सी एफ निकालेंगे और पी आई निकालेंगे। तो पहले तो इसके लिए सहायक समीकरण लिखते हैं। समीकरण 2 के लिए सहायक समीकरण, यहाँ पर मैं एक बार एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, डी डैश जो है वो आपका डी अपॉन डी जेड है। तो डी की जगह एम पुट कर देंगे तो एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो m माइनस 2 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू आ गई, m इक्वल टू 2 एंड 3। अतः पूरक फलन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इज इक्वल टू C1 2 के लिए e टू द पावर 2z और 3 के लिए e टू द पावर 3z। अब हमें सॉल्यूशन चाहिए किसमें, x में, तो इसको x में चेंज कर देंगे तो सी एफ हो जाएगा C1 e टू द पावर z जो होता है वो x के बराबर होता है, तो e टू द पावर x स्क्वायर हो जाएगा, 2z जो हो जाएगा वो x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा x क्यूब। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब निकालेंगे पी आई। तो नाउ पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन जो भी डी का फंक्शन आया आपका डी डैश स्क्वायर माइनस 5d डैश प्लस 6 और राइट हैंड साइड में फंक्शन है e टू द पावर 5z। यही था आपका राइट हैंड साइड में फंक्शन। इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। अब जब भी e की पावर में फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, d की जगह e z का गुणांक रख देंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 प्लस 6 ई टू द पावर 5z। 5 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या आएगा 1/6। तो जो पी आई है वो आ गया 1/6 ई टू द पावर 5z। लेकिन हमें चाहिए x में, तो हम z की जगह रख देंगे log x, या ई टू द पावर z हो गया आपका x, तो ये हो जाएगा x की पावर 5। ये हमारा पी आई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। अतः दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कितना है आपका C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स क्यूब और पी आई है 1/6 x की पावर 5। ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो इसके बाद में हम बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको जो अवकल समीकरण दे रखा है, दिया गया अवकल समीकरण ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब ये समीकरण जो है ऊपर पावर कितनी है, x की पावर 2 और y की पावर 1 यानी कि 3, नीचे पावर 3 है दोनों की। तो अब ये एक समघात अवकल समीकरण है जो कि एक समघात अवकल समीकरण है और जिसके लिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं प्रतिस्थापन। तो माना y इज इक्वल टू वी एक्स, ये हम प्रतिस्थापन मानेंगे। तो इससे dy बाई डी एक्स हो जाएगा अवकलन से v को कांस्टेंट x का अवकलन 1, x को कांस्टेंट v का अवकलन dv अपॉन dx। ये हम 2 मान लेते हैं। अतः एक से एक किस में चेंज हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की जगह हमने रख दिया v प्लस एक्स dv अपॉन dx और y की जगह रख देंगे v इंटू एक्स। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब। तो इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी, v प्लस एक्स dv अपॉन dx v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। कैसे, ये एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा और कैंसिल आउट होके ये बन जाएगा। अब हम एक्स को और वी को अलग करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो v है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस v। एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस वी क्यूब एलसीएम हो गया v माइनस v इंटू 1 प्लस वी क्यूब।
तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा, माइनस v की पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। अब dv के साथ v को रखेंगे तो 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी टू द पावर 4 dv इज इक्वल टू माइनस dx के साथ x रखेंगे तो माइनस dx अपॉन x। समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों का, क्योंकि पृथक्करण हो गया। समाकलन करने पर इंटीग्रेशन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो v की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वी dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। समाकलन करते हैं तो v की पावर माइनस 4 का समाकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 वी टू द पावर 3 प्लस ये हो जाएगा log v, ये हो जाएगा माइनस log x प्लस एक कांस्टेंट मान लेते हैं प्लस log c। तो ये जो v की पावर 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं, v की पावर माइनस 4 समाकलन के लिए ऊपर प्लस 1 करेंगे नीचे प्लस 1, तो ये हो जाएगा v की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपका। अब log प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको मैं log को एक तरफ कर लेता हूँ तो माइनस 1 अपॉन 3 वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c माइनस log v। log की प्रॉपर्टी जब मल्टीप्लाई में होता है तो ऊपर हो जाता है मल्टीप्लाई में, अगर प्लस होता है तो मल्टीप्लाई में, और डिवाइड माइनस होता है तो डिवाइड में। तो ये बनेगा log c अपॉन v इंटू एक्स। तो जो प्लस था वो ऊपर आ गया और जो माइनस है वो नीचे आ गया। अब log को हटा देते हैं तो c अपॉन वी एक्स हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 वी क्यूब। v की वैल्यू रख देंगे तो v इज इक्वल टू होता है y अपॉन एक्स, तो v की जगह मैंने रख दिया y अपॉन एक्स e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3 वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। ये हो जाएगा 1 अपॉन c अपॉन वाई ई टू द पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब। एक्स क्यूब ऊपर चला जाएगा तो y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब इक्वल टू c। ये क्या हो जाएगा, व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट व्यापक हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये अवकल समीकरण है सेकेंड ऑर्डर की, इसको हमें सॉल्व करना है। तो दी गई अवकल समीकरण है ये डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कोस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेंगे 1। अब ये सी एफ निकालेंगे और पी आई निकालेंगे। तो सबसे पहले सहायक समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण 1 के लिए सहायक समीकरण डी की जगह हम पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो ये आपका m माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे इसको। तो m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, a1 है c 4 है, ये हो जाएगा 16 अपॉन 2a। तो m हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 माइनस के 12 और ये हो जाएगा माइनस 12। अभी इसको एक बार और लिख देते हैं। तो 2 प्लस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, रूट लेंगे तो 2 रूट 3, लेकिन ये किस में आएगा, आयोटा में। तो 2 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। m को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। ये इसका क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएंगे। अतः पूरक फलन क्या हो जाएगा, पूरक फलन सी एफ हो जाएगा। अल्फा दे रखा है यहाँ पे 1, तो ई टू द पावर एक्स, फिर रूट 3 के लिए c1 कॉस रूट 3x प्लस c2 साइन रूट 3x। ये इसका क्या हो जाएगा, पूरक फलन। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हमें निकालना है पी आई। तो पी आई हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4। यही है आपका
और राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या है, e⁻x cos x। अब पी आई निकालने के लिए जब भी e⁻x में कोई फंक्शन होता है, जैसे e⁻ax इंटू कोई दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, तो e⁻ax आगे आ जाता है और d की जगह हो जाता है d+a। ऑलराइट, तो ये हम टेक्निक लगाएंगे, e⁻x को आगे और d की जगह कर देंगे d+1। तो a यहाँ पे 1 है इसलिए 1 कर दिया d के साथ। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1 ये हो जाएगा d² + 2d+1 माइनस 2d माइनस 2 + 4 और ये cos x। तो e⁻x 1/2d से 2d कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5 - 2। 5 - 2 कितना हो गया 3, तो d² + 3 इंटू cos x। अब cos x के लिए हम क्या करते हैं, d² की जगह -a² रख देते हैं। a क्या हो, x का गुणांक cos में, तो इस इक्वेशन में a 1 है तो d² की जगह रख देंगे -1। तो -1 + 3 cos x। तो जो पी आई है हमारा -3 + 1 कितना हो गया 2, तो 1/2 e⁻x cos x, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे 3। अतः समीकरण 1 का व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y = CF + PI। तो ऐड कर देते हैं y, CF क्या है e⁻x C1 cos √3x + C2 sin √3x और PI क्या है 1/2 e⁻x cos x। ये क्या हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये जो कैलकुलस वाला पार्ट था फर्स्ट ईयर का, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं सेकंड ईयर के पेपर पर, जिसका टाइटल है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर है, पार्ट ए से मूव करते हैं। तो पार्ट ए में है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि यथार्थ अवकल समीकरण को परिभाषित कीजिए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका जो है nth ऑर्डर का यथार्थ अवकल समीकरण है, इसकी हमें परिभाषा लिखनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये डेफिनेशन है आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। कोई जनरल अवकल समीकरण आपको दे रखा है n ऑर्डर का, तो ये इस प्रकार का होगा। ये nवीं कोटि का यथार्थ अवकल समीकरण कहलाती है यदि इससे निम्न अवकल समीकरण के समाकलन से प्राप्त किया जा सके। जो ये समीकरण नंबर 2 दे रखी है, ये n-1 कोटि की है। अगर इसका अवकलन करके हम ये प्राप्त कर पाए तो ये समीकरण क्या कहलाती है, यथार्थ अवकल समीकरण। यानी कि यथार्थ का मतलब होता है कि हम डायरेक्ट जो है उसका समाकलन कर सके या किसी इक्वेशन का अवकलन करके उस इक्वेशन को प्राप्त कर सकें, बिल्कुल बिना किसी टर्म्स को रीअरेंज करे या फिर किसी टर्म से मल्टीप्लाई किए बिना। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसे वो क्या कहते हैं, समीकरण 1 का प्रथम समाकल फर्स्ट इंटीग्रल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है आपका डिफाइन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, संपूर्ण अवकल समीकरण। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है एनईपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। फिर है डिफाइन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कि द्वितीय कोटि का जो रैखिक अवकल समीकरण होता है उसको परिभाषित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो जो अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण d² dx² प्लस pxy प्लस px dy/dx आएगा प्लस qxy = rx जो है द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है जहाँ पर px qx तथा rx क्या है, x के फलन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
फाइंड दी वन पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस टाइप एरर, यानी कि ये इक्वेशन है, इसकी हमें पूरक फलन का एक भाग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको दी गई अवकल समीकरण क्या दे रखा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अभी जो हमने डिफाइन किया था उससे इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स इसका है एक्स और आर एक्स है इसका एक्स। तो हमें एक पार्ट निकालना है सी एफ का। तो यहाँ पर हम देखते हैं पी और क्यू को देखना है, आर को नहीं देखना है। तो जैसे ही मैं क्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पी प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः y इक्वल टू एक्स जो है वो पूरक फलन का एक भाग है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको, ये अवकल समीकरण दे रखी है p और q यानी कि आंशिक अवकल समीकरण है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या दे रखा है, दी गई अवकल समीकरण ये दे रखा है वाई जेड इंटू पी वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। अब ये इस प्रकार की इक्वेशन है, स्मॉल p मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन, स्मॉल q मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन और राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड का कोई भी फंक्शन। तो इसको हम कहते हैं क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए लिखते हैं लांगराज का सहायक समीकरण। समीकरण 1 के लिए लांगराज सहायक समीकरण कैसे लिखते हैं, जो p का गुणांक है उसको dx के नीचे लिख देंगे, q का गुणांक है उसको dy के नीचे और राइट हैंड साइड में जो भी है उसको dz के नीचे। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके दो सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो समीकरण 1 के प्रथम 2 भाग या 2 खंड बोल सकते हैं इनको, 2 खंड लेने पर क्या होगा, तो ये dx अपॉन वाई जेड जो है इक्वल हो जाएगा dy अपॉन जेड एक्स से z कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा dx अपॉन वाई इक्वल टू dy अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x से dx माइनस वाई dy इक्वल टू 0 और समाकलन करने पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और कॉन्स्टेंट आएगा तो उसको हम मान लेंगे c1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। इसी प्रकार से जो लास्ट 2 पार्ट हैं उनको लेते हैं। तो समीकरण 1 के अंतिम 2 खंड लेने पर, तो लास्ट 2 पार्ट लेंगे तो dy अपॉन में क्या है zx और dz के पास में है xy, x से x कैंसिल हो जाएगा तो dy अपॉन z हो गया dz अपॉन x के। सिमिलर वे में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x से dy माइनस z dz इक्वल टू 0 और समाकलन करने पर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट c2, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे 3। अतः दिए गए अवकल समीकरण 1 का व्यापक हल। तो फंक्शन ऑफ पहले क्या था आपका c1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इसका क्या हो जाएगा व्यापक हल, जहाँ f क्या है, f एक स्वच्छ फलन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि आंशिक अवकल समीकरण को परिभाषित कीजिए। तो
तो सब डिफाइन करते हैं आंशिक अवकल समीकरण को। यदि किसी समीकरण में दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर के आंशिक अवकल गुणांक उपस्थित हो तो उसे आंशिक अवकल समीकरण कहा जाता है। आंशिक अवकल समीकरण कहा जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी लिख देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा रहे, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ चार पिट मेथड, यानी कि चार पिट विधि की हमें अभिलाक्षणिक समीकरण लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो अगर आपके पास ये अवकल समीकरण दे रखी है, कोई भी जनरल नॉन लीनियर इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, इसके लिए चार पिट की जो अभिलाक्षणिक समीकरण होती है वो क्या होती है, डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये डी क्यू के डिवाइड में होती है, डी जेड के डिवाइड में होती है माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, और डी एक्स के गुणांक में होता है ये, और डी वाई के गुणांक में डिवाइड में होता है ये। तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन होती है इसे हम बोलते हैं चार पिट की अभिलाक्षणिक समीकरण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, एनईपी के सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, और केपी सिलेबस के अंदर नहीं है दोनों। अब सीधा स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी का ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। तो आपको जो अवकल समीकरण दे रखा है, दिया गया अवकल समीकरण यह है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर है, डी वाई अपॉन डी एक्स का गुणांक एक्स है। तो ये इक्वेशन इस प्रकार से भी सोल्व की जा सकती है। अगर हम इसको z इक्वल टू लॉग एक्स माने तभी भी ये सॉल्व हो जाएगी, बट जो पी आई है वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि पी आई क्या बनेगा 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगी ई टू द पावर जेड 1 अपॉन ई टू द पावर जेड का होल स्क्वायर। अब इसका पी आई निकालने के लिए हमें जो जनरल फॉर्म है वो यूज़ करना पड़ेगा, तो जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा आपके लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता करेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो होता है P0। तो P0 है एक्स स्क्वायर, P1 है 3x, P2 है आपका 1, और जो Q फंक्शन है QX वो है 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पहले तो हम चेक करेंगे इक्वेशन को। तो चेक करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम P2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो P2 फिर माइनस P1 का डैश प्लस P0 का डबल डैश, इसको चेक करेंगे, ये 0 होना चाहिए। तो 1 माइनस P1 का डैश हो गया 3 प्लस ये हो गया 2, यानी कि 0। अतः समीकरण एक जो है एक यथार्थ अवकल समीकरण है। अतः 1 का प्रथम समाकलन ज्ञात करेंगे। 1 का प्रथम समाकल ये कैसे दिया जाता है, ये फॉर्मूला होता है P0 प्रथम समाकलन, यानी कि एक कोटि कम हो जाएगी। पहले कितना ऑर्डर का था, 2 ऑर्डर का, अब हो जाएगा आपका सिंगल ऑर्डर का, प्लस ये हो जाएगा P1 माइनस P0 का डैश y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ QX dx प्लस कॉन्स्टेंट C। तो देखते हैं P0 क्या है आपका, P0 है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस P1 क्या है, P1 है 3x, और P0 का अवकलन करेंगे तो 2x,
वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाइव क्यू एक्स क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c1। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी एक्स वाई इक्वल टू, इसका समाकलन करेंगे तो एक तरीके से 1 माइनस एक्स की पावर -2 है, समाकलन +1 अपॉन -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और साथ में x का गुणांक जो है वो डिवाइड कर देंगे तो इनटू माइनस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -2 + 1, -1 से -1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस c1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस c1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्या है, एक रेखिक अवकल समीकरण है, तो जो कि यह समीकरण नंबर 2 जो है एक रेखिक अवकल समीकरण है, और इसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, आई एफ बराबर होगा e टू द पावर y का गुणांक 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यानी कि e टू द पावर 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x, और ये हो जाएगा x। अतः समीकरण 2 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, समीकरण 2 का जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, फिर जो फंक्शन दे रखा है फंक्शन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस c1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन फैक्टर से और प्लस कांस्टेंट c2। तो बस ये हो गया, समाकलन हल करना है हमें। तो ये अलग अलग कर देता हूँ इंटीग्रेशन को, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे x बचेगा केवल, प्लस c1 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c2। अब इसके क्या करेंगे हम, आंशिक भिन्न करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ऑलराइट, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा ऊपर, प्लस c1 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x प्लस c2। इसका भी समाकलन करेंगे हम, तो 1 अपॉन एक्स का log x प्लस ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, प्लस c1 log x प्लस c2। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, y इंटू एक्स। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, इसको एक्स वाई लिख देता हूँ, ये हो जाएगा log x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c1 log x प्लस c2। ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि संपूर्ण अवकल समीकरण का है, जो कि एनईपी के सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, जो कि है यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है सॉल्व बाय रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि प्रथम अवकलन को हटाकर इसका हमें क्या निकालना है, हल निकालना है। तो यानी कि इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हमें जो अवकल समीकरण दे रखा है, दी गई अवकल समीकरण, ये है आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर पी एक्स क्या है आपका -2 अपॉन एक्स, क्यू एक्स है आपका 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आर एक्स आपका क्या है 0। ओके, तो प्रथम अवकलज को हटाने के लिए मान लेते हैं u इज इक्वल टू, जो होगा वो फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन -1/2 p dx। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें p का मान रखते हैं तो -1/2 बाहर ले लेते हैं, p क्या हो जाएगा -2 अपॉन एक्स dx।
तो -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो ये एक तरीके से हो जाएगा 1/x dx, जो कि क्या हो जाएगा समाकलन log x, और e और log आपस में कैंसिल होके u क्या हो जाएगा आपका x। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो अब मान लेते हैं माना समीकरण नंबर 1 जो दे रखा है का पूर्ण हल कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू यू इंटू वी, और v हमें ज्ञात करना है तो y इक्वल टू हो जाएगा v इंटू एक्स। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। अब ये 3 जो है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण 3 का प्रयोग 1 में करने पर हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा d² v अपॉन dx स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एस। इसको दे दे इक्वेशन नंबर 4। अब हमें i और s का मान निकालना है, जहाँ i होता है आपका फॉर्मूला क्या होता है q माइनस 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन dx। तो ये फॉर्मूला होता है आपका i के लिए, इसके लिए हम निकालते हैं यहाँ से। q क्या दे रखा है आपको, तो q है 1 + 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 + 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, p का स्क्वायर करेंगे, p है आपका -2 अपॉन एक्स, तो इसको मैं लिख देता हूँ -2 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2, p का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -2 अपॉन एक्स का हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 कैंसिल आउट होके 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल होके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तथा एस क्या होता है आपका, एस होता है आर e⁻ इंटीग्रेशन 1/2 पी डी एक्स, लेकिन आर 0 है तो एस भी क्या हो जाएगा 0। अतः समीकरण नंबर कौन सा था हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 से समीकरण क्या बनेगी, d² v अपॉन dx स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 0 है। इसको मैं d की फॉर्म में रख देता हूँ, तो d² + 1 v इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 5। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसके लिए पहले सहायक समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण कौन सी नंबर है, 5 है, 5 को सही से लिखने दो। समीकरण 5, इसके लिए सहायक समीकरण d की जगह हम रख देंगे, तो m² + 1 इक्वल टू 0। m² हो जाएगा आपका -1 और m हो जाएगा आपका ± आयोटा। अतः समीकरण नंबर 5 का व्यापक हल क्या हो जाएगा, समीकरण 5 का व्यापक हल ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू v है फंक्शन, तो v इज इक्वल टू c1, यहाँ अल्फा तो 0 है, बीटा 1 है, तो c1 cos x प्लस c2 sin x। ये इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण का पूर्ण हल क्या हो जाएगा, दिए गए समीकरण का पूर्ण हल y इक्वल टू क्या था v इंटू एक्स, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो c1 cos x और c2 sin x, ये इसका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये अवकल समीकरण दे रखी है, इसमें स्वतंत्र चर का परिवर्तन करके हमें हल ज्ञात करना है। तो हमें दी गई अवकल समीकरण लिखते हैं, दी गई अवकल समीकरण ये है आपका x d² y डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 4x³ y इज इक्वल टू 4x³ sin x स्क्वायर। ऑलराइट, इसको हम पहले तो d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको क्या कर लेते हैं 1 कर लेते हैं, तो x से कर देंगे इसको डिवाइड, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स
डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4x² वाई इक्वल टू 4x² साइन एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से तुलना करेंगे हम, तो मानक रूप से तुलना करने पर p हमें मिल जाएगा -1/x, q हमें मिल जाएगा -4x² और r हमें मिल जाएगा 4x² साइन एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, अब हमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या करना है, चेंज करना है। तो हम z का चयन इस प्रकार करते हैं कि जो आपका q1 होता है, q1 क्या होता है, q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो q क्या है हमारा -4x² डिवाइडेड बाई डेल z अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैंने मान लिया 4। तो ये जो 4 है वो हमने अज्यूम कर लिया। यहाँ से हम z निकाल लेंगे, तो यहाँ से देखो q1 तो आ गया -4, ओके। तो तथा -4x² अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू -4। -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा और dz अपॉन dx को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें dz अपॉन dx का होल स्क्वायर मिल गया x²। रूट लेंगे तो हमें मिल जाएगा x। तो ये हो गया dz अपॉन dx। इसका समाकल करेंगे तो z इज इक्वल टू हो जाएगा x² अपॉन 2। ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज। एक बार अवकलन और करेंगे क्योंकि हमें इसकी नीड रहेगी। तो अवकलन करेंगे तो d² z अपॉन dx² हो गया 1। नाउ अब हम निकालेंगे p1 और r1। p1 का क्या फॉर्मूला होता है, p1 का फॉर्मूला होता है आपका d² z अपॉन dx² प्लस p इंटू dz अपॉन dx डिवाइडेड बाई dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो d² z ये है 1, p कितना है आपका, p है -1/x, dz अपॉन dx कितना है, dz अपॉन dx आ रहा है आपका x अपॉन में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो x से x कैंसिल हो गया, 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो आपका p1 हो जाएगा 0। यहाँ से p1 हो जाएगा 0, ठीक है। तथा r1 हो जाएगा r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। r की वैल्यू क्या थी, r है आपका 4x² साइन एक्स स्क्वायर, 4x² साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई dz अपॉन dx है आपका x, तो x का स्क्वायर। तो यहाँ से r1 मिल जाएगा हमें, x² से x² कैंसिल हो गया, 4 साइन। अब इस x² को रखेंगे z के फॉर्म में, तो x² इक्वल टू हो जाएगा 2z। ये हमारा क्या हो जाएगा, r1। अतः स्वतंत्र चर का परिवर्तन करने पर, स्वतंत्र चर का परिवर्तन करने पर समीकरण एक जो है निम्न रूप में परिवर्तित हो जाती है। किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, d² हमने x को z में चेंज कर दिया, d² y अपॉन dz² p1 dy बाई dz प्लस q1 y इक्वल टू r1। वैल्यू रख देते हैं p1 q1 और r1 की। p1 आपका 0 है, q1 आपका कितना है -4, तो -4y इक्वल टू r है आपका 4 साइन 2z। ऑलराइट, तो अब इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं d² - 4 y इज इक्वल टू 4 साइन 2z। इसको इक्वेशन नंबर में दे देता हूँ 2, और यहाँ पर d जो है हमारा है d अपॉन dz। अब इस समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो पहले इसके लिए CF निकालेंगे और CF के लिए हम ज्ञात करेंगे सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए सहायक समीकरण। तो d की जगह m पुट कर देंगे तो m² - 4 इक्वल टू 0। m की वैल्यू आ जाएगी +-2, क्योंकि m² 4 हो गया, 4 का रूट क्या हो जाएगा, +-2। अतः पूरक फलन क्या हो जाएगा, पूरक फलन CF हो जाएगा C1 cos 2z प्लस C2 सॉरी व्हाट आई एम राइटिंग
प्लस माइनस टू है ओनली, तो c1 e⁻²z प्लस c2 e⁻²-2z। अब z की वैल्यू रख देते हैं साथ के साथ, तो एक काम करते हैं बाद में रख देंगे, अभी के लिए इतना ही करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम निकालते हैं पी आई। नाउ पी आई इज इक्वल टू 1/d² माइनस 4 और फंक्शन है 4 sin 2z। जो भी राइट हैंड साइड में फंक्शन लिखा हुआ है वो यहाँ लिख देंगे। तो 4 तो हो गया, जैसे ही साइन ax आता है राइट साइड में तो हम d² की जगह रख देंगे -a²। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, तो d² की जगह रख देंगे -4, तो -4 और ये साइन 2z ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया पी आई के लिए। तो नीचे बनेगा 4 - 4 यानी कि 8 और 4 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 साइन 2z। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 2 का व्यापक हल क्या होगा? समीकरण 2 का व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y = CF प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू क्या है? c1 e⁻²z प्लस c2 e⁻−2z और पी आई है -1/2 साइन 2z। लेकिन हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो किस में चाहिए? x में चाहिए, तो z की जगह x का मान रख देंगे। तो यहाँ से देखो z क्या है? z है x²/2, तो 2z कितना हो जाएगा? x², तो 2z की जगह रख देंगे x²। तो e⁻x² प्लस c2 e⁻−x² -1/2 साइन x²। ये इसका क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट व्यापक हल है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 से है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है आंशिक अवकल समीकरण, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसको, यूनिट नंबर 3। तो अवकल समीकरण जो दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण ये है z xp माइनस yq = y² - x²। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्मॉल p × कैपिटल P स्मॉल q × कैपिटल Q = r। इस फॉर्म में लिखेंगे। तो z को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो xz p माइनस yz q = y² - x²। इसको इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर कैपिटल P है आपका xz, कैपिटल Q है -yz और कैपिटल R है y² - x²। अब ये आपकी क्वासी लीनियर इक्वेशन है, इसके लिए हम लाग्रांज की सहायक समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण 1 के लिए लाग्रांज की सहायक समीकरण ये हो जाएगा dx/p = dy/q = dz/r। p, q और r की वैल्यू रखेंगे तो dx/xz = dy/-yz = dz/y² - x²। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करके हमें 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ले लेता हूँ। तो समीकरण 2 के प्रथम 2 खंड लेने पर ये क्या हो जाएगा? dx/xz = dy/-yz। तो z से z कैंसिल हो जाएगा, dx/x हो जाएगा dy/-y। समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने पर 1/x का समाकलन log x, 1/y का log y, तो इसको मैं मान लेता हूँ प्लस कांस्टेंट log c1। तो ये हो जाएगा log x प्लस log y = log c1। log अगर प्लस में होता है तो log के अंदर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाता है और log से log कैंसिल हो जाएगा, तो xy = c1। ये एक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। एक सॉल्यूशन हम और फाइंड आउट करेंगे।
तो दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं इसमें फैक्टर लेता हूँ। फैक्टर क्या क्या लेता हूँ, तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ। देखो आपके पास एक्स जेड दे रखा है, माइनस वाई जेड दे रखा है, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जैसा बनाना है, तो इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको वाई से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड, और इसको मैं कर देता हूँ जेड से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर। अब इनको कर देंगे ऐड, ये क्या बन जाएंगे 0। तो मुझे क्या क्या फैक्टर लेने हैं, मुझे एक्स फैक्टर लेना है, वाई लेना है और जेड लेना है। तो एक्स वाई जेड गुणक लेने पर, ओके, तो एक्स वाई जेड गुणक यानी कि मल्टीपल लेने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 0, और कोई भी फैक्टर बराबर कर लेंगे तो डी एक्स अपॉन, जैसे मैंने ले लिया एक्स जेड, किसी भी एक फैक्टर से बराबर कर देंगे। तो नीचे तो क्या बन रहा है 0, मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0। तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड जी जेड इक्वल टू 0। इसका कर देंगे हम समाकलन। तो समाकलन से हमें मिलेगा एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई का समाकलन वाई स्क्वायर बाई 2, जेड का समाकलन जेड स्क्वायर बाई 2, और कांस्टेंट लिख दिया मैंने C2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। ये हमारे पास मिल गया दूसरा सॉल्यूशन। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4। तो हमें जो सहायक समीकरण दे रखी है इक्वेशन नंबर 2, इसके 2 सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं। दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो एक सॉल्यूशन मिल गया एक्स वाई इक्वल टू C1 और एक मिल गया ये। अतः समीकरण 1 का व्यापक हल ये इस प्रकार से दिया जाता है। सम फंक्शन, पहला फंक्शन आया एक्स वाई और दूसरा फंक्शन आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, जहाँ एफ क्या है, एक स्वेच्छ फलन है। ये इसका क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ये इक्वेशन दे रखी है पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो आपके पास अवकल समीकरण दे रखी है, दी गई अवकल समीकरण पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। ऑलराइट, तो ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो ये एक स्पेशल प्रकार की इक्वेशन है जब आपका एक साइड x और p रहे और दूसरी साइड आपका q और y रहे। इस प्रकार की इक्वेशन है, तब हम इसको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं और p और q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसको समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, p अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन क्यू। ये मान लिया, इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। अब यहाँ से हम p हो गया आपका a इंटू एक्स और q हो गया आपका y अपॉन ए। ओके, तो समीकरण 1 का पूर्ण समाकल निम्न प्रकार दिया जा सकता है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ओके, तो यहाँ से p की वैल्यू और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dz हो जाएगा आपका p की जगह रख देंगे ax dx और q की जगह रख देंगे a अपॉन वाई, सॉरी y अपॉन ए रहेगा, y अपॉन ए डी वाई। अब इसका करेंगे समाकलन। समाकलन करने पर देखो, समाकलन के लिए dx के साथ केवल x के पद होने चाहिए, dy के साथ केवल y के पद, जो कि इस इक्वेशन में है। dz का समाकलन हो गया a x का समाकलन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, y का समाकलन हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 2, और कांस्टेंट रखेंगे हम, तो कांस्टेंट को मैं रख देता हूँ b अपॉन 2, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं। 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से 2a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2az इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2a से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा ए भी। ये इसका क्या हो जाएगा,
पूर्ण समाकल जो कि अभिष्ट पूर्ण समाकल है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट नंबर 4, ये आपके सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एनईपी के सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, यूनिट नंबर 5 भी आपके एनईपी का पार्ट नहीं है क्योंकि ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी का जो पहला क्वेश्चन है, हमें साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसकी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो हमें अवकल समीकरण दे रखे हैं, दिए गए अवकल समीकरण। पहला समीकरण है d² x माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 और इसके बाद में इक्वेशन है d² y प्लस x प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, पहले इन इक्वेशन को हम d के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि x को अलग करेंगे, y को अलग। तो d² माइनस 3x हो गया माइनस 4y इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1। सेकेंड इक्वेशन को हम लिखते हैं, पहले x को लिख देते हैं प्लस d² प्लस 1 y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन से हम x का विलोपन कर देंगे। तो x के विलोपन के लिए क्या करेंगे, यहाँ d² माइनस 3 है और यहाँ नहीं है, तो इसको d² माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। तो समीकरण 1 में से माइनस करेंगे d² माइनस 3 इंटू 2 से, तो x तो विलोपित हो जाएगा, माइनस 4y माइनस d² माइनस 3 से गुणा करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये d² प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसको d² माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म सेम हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। ये टर्म हमने ऐसे लिख दी और यहाँ माइनस हो रहा है और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, d² माइनस 3 से। तो d² माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस तो कॉमन लेके बाहर कर देते हैं, तो ये हो गया d² माइनस 3 d² प्लस 1 प्लस का 4 और y हमने कॉमन ले लिया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो पहले इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो d की पावर 4 माइनस 3d² और माइनस 3d² प्लस d² माइनस 2d² माइनस 3 प्लस 4 y इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे, d की पावर 4 माइनस 2d² प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, d² माइनस 1 का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर में मान लेता हूँ 3। अब इसका सॉल्यूशन मैं निकालता हूँ, तो इसके लिए केवल CF निकलेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है तो PI तो निकलेगा नहीं। तो समीकरण 3 के लिए पहले लिखता हूँ मैं सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण के लिए d की जगह क्या रख देंगे, m। तो m² माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 1, लेकिन पावर 2 है तो प्लस माइनस 1 2 बार आएगा। तो एक तरीके से -1 -1 +1 और +1 4 वैल्यू आ गई। अतः समीकरण नंबर जो 3 है का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, पहले -1 के लिए लिखेंगे तो C1 प्लस C2 t आएगा, क्योंकि d क्या है, d अपॉन dt e टू द पावर माइनस t, प्लस C3 प्लस C4 t e टू द पावर प्लस t। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा y का सॉल्यूशन। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 4। अब हमें निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम समीकरण नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 से ना समीकरण 2 से x इज इक्वल टू हो जाएगा -d² प्लस 1y। ठीक है, पक्षांतरण कर दिया हमने, तो x की वैल्यू हो जाएगी -d²y को लिख सकते हैं d²y अपॉन dt² माइनस y। ओके, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, एक बार पहले अवकलन कर देते हैं, फिर एक बार दोबारा करेंगे। तो पहले y का एक बार अवकलन करते हैं, तो यहाँ से काम करता हूँ मैं, इसको
खुद से पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ। तो समीकरण 1 का समीकरण नंबर 4 जो है उसमें y की वैल्यू दे रखी है आपको, इसका हम अवकलन कर देते हैं t के सापेक्ष। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। तो समीकरण 4 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dt हो जाएगा। तो c1 प्लस c2 t का अवकलन करेंगे तो c1 का तो 0 हो गया, c2 t का हो गया c2 e⁻t, ऐसा कैसे रहेगा। फिर प्लस c1 प्लस c2 t को कांस्टेंट e⁻t का माइनस e⁻t, इसी प्रकार c4 e⁻t प्लस c1 प्लस c3 प्लस c4t e⁻t का e⁻t, ये हमारा एक बार अवकलन हो गया। अब हम इसको टर्म्स को थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो e⁻t वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, माइनस c1 माइनस c2t प्लस c2 e⁻t, e⁻t वाली टर्म क्या हो जाएगी, c4 प्लस c3 प्लस c4t e⁻t, ये हो जाएगा आपका dy/dt। इसका पुनः हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, d²y/dt²। तो पहले तो जो ब्रैकेट पहले है उसका करते हैं, तो माइनस c2 आएगा e⁻t, ऐसा कैसा ही। फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे, माइनस c1 माइनस c2t प्लस c2 e⁻t का माइनस e⁻t। फिर इसका अवकलन करेंगे तो c4 e⁻t ऐसा कैसे आ जाएगा, प्लस जो ब्रैकेट में है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं और e⁻t का e⁻t। तो यहाँ से फिर से वही सेम स्टेप, तो ये माइनस और ये वाला माइनस इनसे मल्टीप्लाई होके इनका सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो c1 प्लस c2t माइनस c2 और ये माइनस c2 और आ जाएगा यहाँ से e⁻t। फिर c3 प्लस c4 प्लस c4t प्लस c4 e⁻t। तो यहाँ से d²y/dt² क्या आ गया, c1 माइनस 2c2 प्लस c2t e⁻t प्लस c3 प्लस 2c4 प्लस c4t e⁻t। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 6। इस इक्वेशन 4 व 6 से मान जो है समीकरण 4 व 6 से मान जो है समीकरण नंबर 5 में रखने पर तो हमें x, तो समीकरण नंबर जो 5 है उसमें क्या दे रखा है, माइनस d²y/dt² माइनस y। तो पहले तो ये d²y/dt² की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से रखते हैं, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये इक्वल हो जाएगा x = और माइनस के साथ है तो इनके चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। फिर उसके बाद में है माइनस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से कॉपी करते हैं, राइट, इसको हम यहाँ लिख देते हैं और नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। अब हम कर देते हैं e⁻t का गुणांक, तो पहले माइनस से आगे तो माइनस c1 प्लस 2c2 माइनस c2t। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस c1 माइनस c2t e⁻t। फिर आपका e⁻t का गुणांक, तो माइनस ही ले लेते हैं इसको, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो c3 प्लस 2c4 प्लस c4t प्लस c3 प्लस c4t e⁻t। तो फाइनली माइनस c1 हो गया माइनस 2c1 प्लस 2c2 माइनस 2c2t e⁻t। फिर माइनस 2c3 प्लस 2c4 प्लस 2c4t e⁻t। ये आपका क्या हो जाएगा x। अगर हम चाहें तो 2 को कॉमन ले लेते हैं,
तो 2 कॉमन लेते हैं, या -2 कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो -2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका C1 माइनस C2 प्लस C2t e टू द पावर माइनस टी प्लस C3 प्लस C4 प्लस C4t e टू द पावर प्लस टी। ये आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 7। तो 7 से हमें x मिल गया और 4 से हमें मिल गया y। तो समीकरण 4 व 7 जो है मिलकर दिए गए समीकरण निकाय का पूर्ण हल प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 13 है सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो ये हमारे एनईपी सिलेबस का पार्ट नहीं है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पी और क्यू में एक इक्वेशन दे रखी है, तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 तो दिया गया अवकल समीकरण ये दे रखा है p टू द पावर m sec 2mx प्लस z टू द पावर l q टू द पावर n cosec 2n y इज इक्वल टू z टू द पावर lm अपॉन m माइनस n। ये आपको एक आंशिक अवकल समीकरण दे रखी है। अब इस इक्वेशन में काम करते हैं हम, राइट हैंड साइड जो है उसको 1 बना देते हैं। तो p की पावर m sec टू द पावर 2mx डिवाइडेड बाई z टू द पावर lm डिवाइडेड बाई m माइनस n प्लस z टू द पावर l q टू द पावर n कोसेक की पावर 2m डिवाइडेड बाई z टू द पावर lm अपॉन m माइनस n इक्वल टू 1। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये जो पावर है m पावर इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो p sec टू द पावर sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन z टू द पावर l अपॉन m माइनस n, इसकी होल पावर हो जाएगी m। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं यहाँ पे z टू द पावर l q z की पावर l से z की पावर l जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। कैसे, पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, z की पावर l इंटू z की पावर माइनस एल एम अपॉन m माइनस n कोसेक 2n बाई q टू द पावर n डिवाइडेड बाई, डिवाइड में कुछ नहीं आएगा, इसको इक्वल 1 ले लेते हैं। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, z को ऊपर लेके चलता हूँ। तो z की पावर माइनस l अपॉन m माइनस n p और सेक स्क्वायर x इसकी पावर m। तो अब इसको मैं l कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो l कॉमन आके क्या बनेगा 1 माइनस m अपॉन m माइनस n। एलसीएम लेंगे तो m माइनस n माइनस m डिवाइडेड बाई m माइनस n। m से m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एल एन अपॉन m माइनस n। तो ये पावर z की क्या हो जाएगी, z की पावर माइनस एल एन अपॉन m माइनस n और कोसेक की पावर 2n y इंटू क्यू की पावर n इक्वल टू 1। इसको हटा देता हूँ, ये सॉल्व करने के लिए लिखा था मैंने। तो इस सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z की पावर माइनस एल अपॉन m माइनस n अपॉन कोस स्क्वायर x और ये हो जाएगा p, इसकी पावर होगी m। सेम हम इसको भी लिख देंगे, z की पावर माइनस एल अपॉन m माइनस n। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन 1 अपॉन साइन, ये साइन स्क्वायर y और q और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी n इक्वल टू 1। इसको तो z की पावर माइनस एल अपॉन m माइनस n अपॉन कोस स्क्वायर x, इसको मैं मान लेता हूँ p की जगह रख देता हूँ डेल z अपॉन डेल x की पावर m प्लस z की पावर माइनस एल अपॉन
एम माइनस एन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल जेड अपॉन डेल वाई की पावर एन इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब मैं इसको फंक्शन ऑफ पी क्यू जैसा बनाऊंगा, ठीक है। ये जो प्रकार होता है आपका आंशिक अवकल समीकरण का, इसमें इसको रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हम एक प्रतिस्थापन मानते हैं। तो माना ये जो ऊपर वाला पार्ट दे रखा है z टू द पावर माइनस एल एम माइनस एन डेल जेड, इसको मैं मान लेता हूँ डेल कैपिटल जेड। कोस स्क्वायर एक्स डेल एक्स, इसको मैं मान लेता हूँ डेल कैपिटल एक्स। साइन स्क्वायर वाई डेल वाई, इसको मैं मान लेता हूँ डेल कैपिटल वाई। तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर आपका 3 और ये इक्वेशन नंबर आपका 4। ओके, वैसे यहाँ पर डी आ सकता है क्योंकि सिंगल वेरिएबल है तो, लेकिन हमने यहाँ पर इसको डेल रखा है ताकि ये आपस में कनेक्टेड है इस वजह से। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या बन जाएगा आपका डेल जेड, ये बन जाएगा डेल एक्स, ये बन जाएगा डेल जेड कैपिटल में और ये डेल वाई। तो हमें मिल जाएगा डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स की पावर m प्लस डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई की पावर n इक्वल टू 1। इसको हम मान लेते हैं p कैपिटल P और इसको मान लेते हैं कैपिटल Q इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 5। तो ये जो इक्वेशन बनी 5 एक स्पेशल प्रकार की इक्वेशन है, फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन दिया जाता है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से। अब जो सॉल्यूशन है, क्योंकि प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण है और 2 स्वतंत्र चर है तो 2 ही कांस्टेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ 3 कांस्टेंट है तो इनमें से एक कांस्टेंट हमें हटाना होगा। वो कैसे देंगे, फंक्शन ऑफ p की जगह a रख देंगे, q की जगह b इक्वल टू 0। यहाँ से हम a और b में एक संबंध मिलेगा तो हम a या b की वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखते हैं समीकरण 5 का सॉल्यूशन, तो जिसका पूर्ण हल कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, z इज इक्वल टू a कैपिटल x आएगा क्योंकि हम कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल Z इज इक्वल टू a कैपिटल x प्लस b कैपिटल y प्लस c, ये हो जाएगा सॉल्यूशन, जहाँ a की पावर m प्लस b की पावर m इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम a या b की वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो b की पावर m हो गया 1 माइनस n आएगा, यहाँ पे हमने m लिखा है, ठीक है n आ जाएगा। तो b की पावर n हो गया 1 माइनस a की पावर m और b हो जाएगा 1 माइनस a की पावर m की पावर 1 बाई n। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 7। तो समीकरण 6 व 7 से z इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की जगह रख देंगे 1 माइनस ए की पावर n 1 बाई एन वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। अभी स्मॉल नहीं लिखना है, कैपिटल z इज इक्वल टू ए कैपिटल एक्स और यहाँ कैपिटल वाई। इसको इक्वेशन नंबर 8। लेकिन हमें जो सॉल्यूशन निकालना है वो निकालना है स्मॉल x और स्मॉल y में, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो समीकरण 2 से नाउ समीकरण नंबर 2 से, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है तो हम इसको d की फॉर्म में लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं d कर देता हूँ, d स्मॉल z इक्वल टू d कैपिटल z। ओके, हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन से कैपिटल Z की वैल्यू हो गई z की पावर माइनस एल अपॉन एम माइनस एन प्लस 1 आ जाएगा और नीचे भी माइनस एल अपॉन एम माइनस एन प्लस 1, और ये आपका स्मॉल, ठीक है। कांस्टेंट नहीं रखेंगे इसमें क्योंकि कांस्टेंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो माइनस इसको सब सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस एल अपॉन एम माइनस एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस एल प्लस एम
माइनस एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। ओके, तो इसको हम लिखेंगे z की पावर m माइनस एल डिवाइडेड बाई m माइनस एन अपॉन सेम चीज़ आएगी m माइनस n माइनस एल अपॉन m माइनस एन। ओके, तो कैपिटल Z आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल Z इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा m माइनस एन डिवाइडेड बाई m माइनस एन माइनस एल और स्मॉल z की पावर m माइनस एन माइनस एल डिवाइडेड बाई m माइनस एन। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, लास्ट इक्वेशन थी हमारी 8, ये हो जाएगा 9। इसी प्रकार समीकरण नंबर 3 से हम देखेंगे, 3 क्या था हमारा, ये है समीकरण 3 से कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी कैपिटल एक्स, समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और कोस स्क्वायर का समाकलन करने के लिए पहले इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, और फिर आप समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, कोस का हो जाएगा साइन 2x अपॉन, तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 x प्लस साइन 2x अपॉन 2, ये आपका हो गया कैपिटल x। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 10। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 4 से हमें कैपिटल Y मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर y dy। अब साइन स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2y अपॉन 2, समाकलन करेंगे तो 1/2 y माइनस कोस का करेंगे तो साइन 2y अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कैपिटल Y की। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 11। तो अब फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। समीकरण नंबर कौन सा है आपका 9, 10 और 11। समीकरण 9, 10 व 11 से मान समीकरण नंबर 8 में रखने पर, तो पहले था आपका z की जगह ये वैल्यू रखेंगे, इज इक्वल टू a इंटू कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स की जगह ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, में ए अपॉन 2 हो जाएगा ए एक्स प्लस 1 माइनस ए की पावर m की पावर 1/n इंटू वाई की जगह आ जाएगा ये, तो अपॉन में 2 y माइनस साइन 2y अपॉन 2, और फिर आपका कांस्टेंट c, ये आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का पूर्ण हल कंप्लीट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये अवकल समीकरण आपको दे रखी है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो दी गई अवकल समीकरण ये है आपको 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको मैं f भी मान लेता हूँ। तो f क्या हो गया हमारा 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। अब इसके लिए हम 4 पिट की सहायक समीकरण निकालते हैं। तो समीकरण 1 के लिए 4 पिट सहायक समीकरण कैसे दी जाती है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला है डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी
डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ये होती है 4 पीरियड के सहायक समीकरण किसी भी फंक्शन f के लिए। तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं, तो डी पी, तो पहले है f का करेंगे x के सापेक्ष, तो ये आपका f फंक्शन है, f का x के सापेक्ष करेंगे तो ये 1 हो गया, यहाँ से मिलेगा 2z, तो इसको लिख देते हैं 2z। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर का होगा तो माइनस 2px, तो ये हो जाएगा माइनस 2px। फिर x के सापेक्ष करेंगे तो x का यहाँ से 1, तो माइनस 2qy, माइनस 2qy। ये हो गया आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p इंटू एफ का करेंगे z के सापेक्ष, तो z के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ कहीं z नहीं है, ये तो 0 हो गया, यहाँ से z का 1 हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x, तो p इंटू 2x, ये हो गया dp। इसी प्रकार से निकालते हैं dq। dq क्या है, पहले f का y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ y नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल यहाँ पर y है, तो माइनस 2qx, माइनस 2qx माइनस q इंटू z के सापेक्ष, तो z के सापेक्ष 2x हो जाएगा। इसके बाद में आपका dz माइनस p, f का p के सापेक्ष, तो p कहाँ है, एक तो यहाँ पर है और यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया q, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस q माइनस q, अब करेंगे q के सापेक्ष, तो q कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर, तो माइनस 2xy प्लस p, तो माइनस 2xy प्लस p। ओके, चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आएगा dx में आ जाएगा f का p के सापेक्ष, तो f का p के सापेक्ष क्या हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस q, ये जो ब्रैकेट है सेम रहेगा, इक्वल टू डी वाई अपॉन, ये हो जाएगा माइनस के साथ माइनस 2xy प्लस p। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dx अपॉन डी अपॉन, ये हो गया 2z माइनस 2px माइनस 2qy और प्लस 2px, तो प्लस 2px और माइनस 2px कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये आएगा 2z माइनस 2qy, तो ये हो गया 2z माइनस 2qy। अब देखते हैं dq, तो dq में क्या है, माइनस 2qx, यहाँ पर प्लस आना चाहिए, तो 2qx और 2qx कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। dz का देखते हैं गुणांक, तो ये हो जाएगा, नीचे लिख रहा हूँ उसको, पी एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस 2xy क्यू माइनस पी क्यू, ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2xy इंटू क्यू, ये dz का फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से dx का निकालेंगे, तो dx में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू, और dy में आ रहा है 2xy माइनस p। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करके मुझे p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये मेरा m है, तो पहला फ्रैक्शन तो यही ले लेता हूँ प्रथम 2 खंडों से, तो प्रथम 2 खंडों से dq इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कैसे, क्योंकि अगर इन दोनों को लेता हूँ और ये 0 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0, तो केवल हमें मिलेगा dq इक्वल टू 0, यानी कि q जो है हमें क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट। तो a कांस्टेंट हमने मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। अब हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में q का मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 में q का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखते हैं, देखें,
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और क्यू की जगह मैं ए रख देता हूँ, तो यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर ये ए हो गया और ये ए हो गया। अब हम यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे, तो पी वाली टर्म्स को एक साथ लिख रहा हूँ मैं, तो 2xz माइनस 2axy और प्लस पी कॉमन ले लिया या माइनस पी कॉमन ले लेता हूँ, माइनस पी कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बच गया इक्वल टू 0। पी को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो ये हो गया पी एक्स स्क्वायर माइनस ए पॉजिटिव और 2x कॉमन आ गया, तो ये बनेगा z माइनस ए वाई। तो अब यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 2x z माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए। ऑल राइट, इक्वेशन नंबर 4 दे देते, ठीक है। तो नाउ समीकरण 1 का पूर्ण समाकल निकालना है हमें, पूर्ण समाकल। तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी और क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो p हो जाएगा 2x z माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स प्लस क्यू क्या था, ए डी वाई। अब इसका समाकलन करना है, तो पहले काम करते हैं। ये जो ए डी वाई है इसको इधर में शिफ्ट कर देता हूँ, तो जी जेड माइनस ए डी वाई इक्वल टू 2x जेड माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए और इंटू डी एक्स। अब ये z माइनस ए वाई जो है राइट हैंड साइड में इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डी जेड माइनस ए डी वाई अपॉन जेड माइनस ए वाई इक्वल टू हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स। अब मैं इस z माइनस ए आई को t मान लेता हूँ, तो माना z माइनस ए वाई इक्वल टू टी, तो इसका अवकलन करेंगे तो z का डी जेड ए वाई का डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। तो अतः हमें क्या मिल जाएगा, डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स। अब इसका कर देंगे समाकलन, तो समाकलन करने पर डी टी का हो जाएगा लॉग टी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कर देता हूँ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स। तो लॉग टी हो गया, ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस मान लेता हूँ लॉग बी, नया कॉन्स्टेंट मान लिया मैंने। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए को कोई मैं मान लेता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए को मैंने मान लिया अल्फ़ा। अवकलन करूँगा तो 2x dx क्या हो जाएगा डी अल्फ़ा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। इसका समाकलन क्या हो जाएगा लॉग अल्फ़ा और अल्फ़ा की वैल्यू रख देंगे वापस से एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो इस प्रकार से ये समाकलन हो जाएगा। अब मैं लॉग को हटा देता हूँ, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए, टी की वैल्यू वापस से रख देता हूँ, तो z माइनस ए वाई हो गया b एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो z की वैल्यू हो गई z इज इक्वल टू b एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए वाई, जो कि हमारा अभिष्ट पूर्ण समाकल है। राइट, जो कि अभिष्ट पूर्ण समाकल है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आइलर्स मॉडिफाइड मेथड, जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इस प्रकार से आपका पेपर जो है फिनिश हो जाता है। हमने ये ईयर 2025 का जो ईयरली स्कीम का पेपर है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो NEP के पेपर के ऊपर बेस्ड होगा, जो कि 2025 में कंडक्ट हुआ था। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।